बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपके पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम। बेटा, आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका नाम सैडी कार्नट था, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आइडियल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी दुनिया में तमाम इंजन से ज़्यादा है। मतलब कोई भी रियल इंजन जो इस दुनिया में वर्क कर रहा है वो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है। आपने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25% थी, डीजल की 35 to 40% के दरमियान थी। तो उन्होंने कहा जो मेरा इंजन है ना, वो क्या है, कार्नट इंजन। ठीक है, सैडी कार्नट नाम था तो अपने नाम पे इंजन का नाम रखा। और इसकी एफिशिएंसी जो है, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब कार्नट इंजन को पढ़ने और समझने से पहले तो मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या आपके एक्सरसाइज में कम्प्रीहेंसिव जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा उनमें भी है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और बेटा इसमें से कार्नट थ्योरम की स्टेटमेंट पेपर में एमसीक्यू शॉर्ट में आ सकती है, और भी इसमें एफिशिएंसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूँगा। तो तवज्जो से बात को सुनना और समझना है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सैडी कार्नट इन 1824 डिस्क्राइब्ड एन आइडियल इंजन यूजिंग ओनली आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई सैडी कार्नट ने 1824 में एक आइडियल इंजन के बारे में बताया जो कि सिर्फ दो कंडीशन पे बेटा क्या करता था, वर्क। एक आइसोथर्मल प्रोसेस की, दूसरा एडियाबैटिक। भाई आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रखा जाए। एडियाबैटिक का क्या मतलब है? द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई हीट ना एंटर हो ना लीव करे, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और उसने कहा ही शोड दैट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन एन आइडियल रिवर्सिबल साइकिल। उसने ये साबित किया कि अगर एक हीट इंजन को हम ऑपरेट करें आइडियल रिवर्सिबल साइकिल, ये जो बनी हुई है इसे हम कार्नट साइकिल भी कहते हैं, जिसमें 4 प्रोसेस हैं आइसोथर्मल। ठीक है, ये मैं सारा बताऊंगा कि सबसे पहले क्या है आपके पास। आप इसमें देखेंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ए से बी, फिर बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है जी, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है सी से डी, और डी से ए एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ये चारों मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक, इसे ही इसने क्या नाम दिया है यहाँ पर, आइडियल रिवर्सिबल साइकिल का। आप देख रहे हैं कि हम ए से शुरू हुए, बी सी डी से होते हुए फिर ए की तरफ ही आ गए। ठीक, तो ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, तो आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, कि रिवर्सिबल साइकिल है ना कि रिवर्सिबल साइकिल। बिटवीन टू हीट रेजरवायर्स, दो कौन सी रेजरवायर है, मतलब कि एक एचटीआर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और दूसरी क्या है, एलटीआर, लो टेम्परेचर रेजरवायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो एक एचटीआर हो गई, एक एलटीआर। वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, ये बात मैंने शुरू में कर दी, किसने कहा जी मेरे इंजन की एफिशिएंसी सबसे अच्छी, मेरा इंजन सबसे अच्छा। ठीक, अ कार्नट साइकिल यूजिंग एन आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस इज शोन ऑन पीवी डायग्राम। भाई आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे बेटा हमने वॉल्यूम प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट है, और ये जो आपको पीवी डायग्राम मिल रही है ये एक्चुअली आपके पास रिवर्सिबल कार्नट साइकिल है, जो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन चारों प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें मिलती है। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले इधर आ जाए। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इधर लगाई है। सबसे पहले तो बेटा एक सिलेंडर लें। ये सिलेंडर इस तरह का होना चाहिए कि इसकी बेस कंडक्टिंग हो, और इसकी जो वॉल्स हैं बेटा ये इंसुलेटिंग हो। क्या कहा मैंने? बेस कंडक्टिंग, मतलब कि इसमें हीट एंटर भी करवा सकें हम, और इससे हीट लीव भी करवा सकते हो। लेकिन वॉल इंसुलेट इसलिए रख रहे हैं कि वॉल जो है वहाँ से हीट ना बाहर निकले ना बाहर जाए। अच्छा, एक अदद क्या है हमारे पास, इंसुलेटिंग स्टैंड। जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंडक्टिंग बेस, इंसुलेट बेस का काम करेगी। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि हमने एक कंडक्टर को इंसुलेटर के ऊपर उठा के रख दिया तो हीट फ्लो नहीं करेगी। तो जब हम एडियाबैटिक का वर्ड यूज़ करेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो हम इस सिलेंडर को जिसके अंदर ये पिस्टन है और इसके अंदर आइडियल गैस है उठा के कहाँ रखेंगे? इंसुलेटिंग स्टैंड पे।
लेकिन बेटा जब हमने इसको हीट देनी होगी या इससे हीट निकालनी होगी, समझ रहे हैं बात, तो हीट देनी है तो हम इसे रखेंगे सोर्स पे जो कि हायर टेम्परेचर पे है, HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर, इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। और बेटा अगर हमने इससे हीट निकालनी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उठा के LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर रख देंगे। अब होता क्या है, बात तवज्जो से सुननी है। पहले प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। हमने क्या किया, ये जो सिलेंडर था बेटा, हमने इस सिलेंडर में आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, मतलब कि हमने इसके पिस्टन को अपवर्ड मूव किया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। कैसे हुआ, हमने देखें पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये जो गैस है ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, गैस ने इस पिस्टन के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, एक्सपेंशन हुई, पिस्टन अपवर्ड हुआ तो वॉल्यूम में चेंज आया। ठीक, अब वो वॉल्यूम में चेंज आपको नज़र आ रहा है। इधर ज़रा बात तवज्जो से सुनने, पहले वॉल्यूम कितना था V1 A पॉइंट पे, ठीक है, अब वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास V2, ठीक है। मैंने कहा कि वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। पहले यहाँ पर वैल्यू लेट से 5 थी, यहाँ पे जाते जाते वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई फॉर एग्जांपल, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो A से B हमें आइसोथर्म मिली। ठीक, कब हुआ ये, जब हमने ये जो हमारे पास गैस सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस है, वर्किंग सब्सटेंस है, इसे सोर्स पे रखा। अब गैस ने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए इस पिस्टन को अपवर्ड मूव किया। तो अब तो जो आपके पास गैस थी इसकी इंटरनल एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, तो इसका टेम्परेचर कम हो गया। अब हमने तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें सोर्स से बेटा इसमें हीट एंटर करवाना पड़ी ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब हमने ये सोर्स हटाया या इस सिलेंडर को उठा के किस पे रखा, हमने इसको रख दिया जी जो इंसुलेटिंग स्टैंड मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके ऊपर। तो अब प्रोसेस हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, पिस्टन फिर कुछ ना कुछ अपवर्ड मूव हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो आइडियल गैस थी इसने तो सोर्स से हीट ली हुई थी कुछ ना कुछ, उस हीट की वजह से जो उसमें इंटरनल एनर्जी स्टोर थी उसने क्या किया, उसने इसको कुछ ना कुछ क्या किया, पिस्टन पे अब प्रेशर लगाया अपवर्ड, पिस्टन फिर थोड़ा सा जो है एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम जो है फिर थोड़ा सा बढ़ा सिलेंडर का, V2 से कहाँ चला गया, V3 पर। तो बेटा आपको एक कर्व मिली एडियाबैटिक एक्सपेंशन B से C, और वॉल्यूम आपका कहाँ आ गया, V2 से V3। पहले कहाँ था, V1, मैंने कहा था फॉर एग्जांपल 5 है, 5 से V2 हुआ था 10, तो 2 को और चेंज आया तो 12 हो गया। ठीक, अच्छा जी। अब भाई हमारे पास इस केस में अगर हम बात करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, तो हमने कहा नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। नीचे है भी क्या, इंसुलेटिंग स्टैंड, जो कंडक्टिंग बेस थी अब तो वो तो इंसुलेटर का काम कर रही है, क्योंकि अब ये इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ हमने सिलेंडर को। तो अब हमने सिलेंडर को उठाया, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ अभी भी हीट प्रेजेंट है। अब हमने उस हीट को निकालना है। हमने क्या करना है, अब हमने कंप्रेशन का काम करना है। हम चाहते हैं पिस्टन नीचे की तरफ आए, तो हमें हीट रिजेक्ट करने के लिए LTR की ज़रूरत है, जिसे बेटा हम लो टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं। हमने सिलेंडर को उठाया और उठाकर बेटा सिंक यानी कि लो टेम्परेचर रेजरवायर इसके ऊपर उठाकर रख दिया। जब इसके ऊपर उठाकर रखा तो सिलेंडर से हीट निकली किसकी तरफ, LTR की तरफ, और कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ। अब इससे हीट निकल रही है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। तो कुछ ना कुछ जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ था हमने वो निकाल के उसको दोबारा क्या कर लिया, पहले जैसा मेंटेन कर लिया, कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ, ठीक है जी, कंप्रेस हुआ, तो इसलिए इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इससे बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन से वॉल्यूम में डिक्रीज़ आया। तो अब ऐसा नहीं है कि हम शुरू हुए थे V1 से V2, V2 से V3, ये आप यहाँ प्लॉट करें V4, नहीं, वॉल्यूम तो कम हुआ है, ठीक है। तो V1 से V2 वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन हुई, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, V2 से V3 वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन अब क्या हो रही है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो V3 से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया बेटा किस पे, V4 पे। तो ये D वाला पॉइंट मिला। तो ये C से D हमें जो है ये फिर आइसोथर्म मिली, ठीक है जी। और ये आइसोथर्म किसकी थी, कंप्रेशन की, ऊपर वाली किसकी थी, एक्सपेंशन की, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई हमने क्या किया,
हमने फिर इस पिस्टन को उठाया कंप्रेशन करवाने के लिए, लेकिन अब हमने इसे सिंक की जगह किस पे रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। तो कुछ ना कुछ जो आपके पास यूँ समझें कि एनर्जी थी, वो इंटरनल एनर्जी वो तो कांस्टेंट रही यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी जो है जब हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसे रख दिया तो अब कंप्रेशन तो होना था। तो मज़ीद पिस्टन ने इस गैस को क्या किया, कंप्रेस किया और इसमें इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई। इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई तो हम इनिशियली स्टेट पर आ गए जो कि हमारी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको दोबारा उठा के सोर्स पे रख दें तो हम उसी पॉइंट पर आ गए। तो डी ए कौन सा पॉइंट है भाई, यहाँ से अगर हम देखें डी से ए, भाई ए तो वही पॉइंट था V1 वाला, तो V4 से वापस क्या हुआ, वॉल्यूम मज़ीद कम हुआ, तो हम V4 से V1 पर आ गए इनिशियल पॉइंट पे। तो अगर आपसे यहाँ पे MCQs आए कि कार्नेट साइकिल जो है वो रिवर्सिबल साइकिल है तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है, मैक्सिमम मिनिमम ज़ीरो, तो ज़ीरो होता है। आइडियल इंजन है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट भी हमारा ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है। तो इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल वो ज़ीरो हो जाएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा, किस केस में, कार्नेट साइकिल के केस में, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमें ये क्या मिलता है, ग्राफ, ठीक है। ए से बी में हमने देखा आइसोथर्मल क्या हुआ जी, हमारे पास एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 2 दफ़ा हमें आइसोथर्म मिली, 2 दफ़ा हमें एडियाबैट मिली, इनको मिला लिया। तो ये ग्राफ आपने पेपर में लाजमी प्लॉट करना है, बच्चे ये प्लॉट नहीं करते। अब हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1। यही मैंने कहा जी कि इनिशियली हम गैस को क्या करते हैं बेटा, एक्सपैंड करते हैं, आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसलिए हम साथ साथ सोर्स से स्लोली हीट देते रहते हैं ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट की शर्त जो है वो क्या रहे, एब्जॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम द हॉट रेजरवायर, ठीक है। तो आपके पास सिलेंडर है, उसमें जो आइडियल गैस है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से, हॉट रेजरवायर से। द प्रोसेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्व AB, ये हमने देख लिया जी, इस प्रोसेस को कर्व AB से हमने देखा, कहाँ पर है जी, ये आइसोथर्म, ये A से B। फिर द गैस इज़ देन अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली, फिर हमने गैस को एक्सपैंड करना है एडियाबैटिकली, मीन कोई हीट एंटर भी ना करे, लीव भी ना करे, अनटिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2, और टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो जाए, T2 तक, ठीक है। मतलब कि अब आइसोथर्मल की जगह एडियाबैटिक है, तो टेम्परेचर ड्रॉप इसलिए हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पिस्टन पे वर्क कर रही है, उसको क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन हो रही है, तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय BC, तो ये BC से आपको आ गया जी, ठीक है। फिर तीसरे पे देखें, द गैस एट दिस स्टेज इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ठीक है जी। अब हमने गैस को क्या करना है, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, मीन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हमें हीट को रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, रिजेक्टिंग हीट Q2 टू द कोल्ड रेजरवायर मीन LTR, लो टेम्परेचर रेजरवायर। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD, तो हमने देखा जी CD से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, फिर सैडी कार्नेट ने क्या किया चौथे पॉइंट में कि गैस को कंप्रेस्ड किया एडियाबैटिकली, मीन कोई हीट एंटर और लीव ना करे। तो तब हमने देखा कि सिस्टम रीस्टोर हो गया, रिवर्सिबल कार्नेट साइकिल थी तो वो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T1 पे वापस आ गया, जिसे कर्व DA से रिप्रेजेंट किया गया। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इस केस में क्या रही, ज़ीरो, ये बात उसने लिखी है। थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, उसने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो हीट से निकलने वाली चेंजेस थी, और पिस्टन जो मैकेनिकली मूव हुआ, पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद, और फिर डाउनवर्ड मूव हुआ और एट द एंड फिर अपवर्ड आ गया। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहा और थर्मल इक्विलिब्रियम भी, ऑल द टाइम, सो डैट ईच प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल। तो बेटा इसलिए इसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एज द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, वर्किंग सब्सटेंस इनके जो आइडियल गैस थी इस सिलेंडर के अंदर, वो वापस आ गई अपनी ओरिजिनल स्टेट में, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू क्या होगा बेटा, ज़ीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बनेगी, ये देखें, द नेट वर्क डन ऑन ड्यूरिंग वन साइकिल इज इक्वल टू द एरिया इंक्लोज्ड बाय द पाथ ABCDA ऑफ द PV डायग्राम। अच्छा, हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था वर्क और हीट के टॉपिक में कि वर्क जो है वो बराबर होता है P डेल्टा V थर्मोडायनामिक्स में।
तो ये जो आपके पास एरिया है ना इस कार्नट साइकिल का ABCDA, ये बेटा हमें वर्क बताएगा कि कितना वर्क जो है वो हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द नेट वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल इज इक्वल टू द एरिया इंक्लोज बाय पाथ ABCDA और PV डायग्राम। इट कैन बी आल्सो एस्टिमेटेड फ्रॉम द नेट हीट डेल्टा Q एब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल। कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई या कितना हीट में चेंज आया। तो सिंपल है जी, हीट में चेंज कैसे निकालेंगे, STR माइनस LTR। STR की हीट कितनी थी Q1, LTR की थी Q2, तो Q1 माइनस Q2 कर ले तो Q आ जाएगा जी Q1 माइनस Q2। अब मैंने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। भाई डेल्टा U तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है, डेल्टा U कितना है, जीरो। और अभी मैंने बताया Q किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2, तो Q की जगह पुट कर दें Q1 माइनस Q2, डेल्टा U जीरो, तो W बनेगा आपके पास Q1 माइनस Q2 या डेल्टा Q लिख सकते हैं W को। तो W हमारे पास आ गया वर्क Q1 माइनस Q2। तो बेटा एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी हमारे पास रेशियो होती है आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट हमें मिली है वर्क की शक्ल में और इनपुट हमने दी थी एज एनर्जी की शक्ल में। तो एफिशिएंसी को हम ईटा से लिखते हैं। ठीक है, ये n नहीं है, इसे हम ईटा पढ़ते हैं। और आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट हमारी जो है वो अभी आई है वर्क की फॉर्म में Q1 माइनस Q2, तो हम लिख लेंगे Q1 माइनस Q2। और इनपुट हमने कितनी दी थी STR से Q1। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं Q1 को इस Q1 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बनेगा माइनस Q2 ओवर Q1। तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ठीक है, द एनर्जी ट्रांसफ़र in an isothermal expansion or compression turns out to be proportional to the Kelvin temperature। अच्छा, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर के। सो Q1 एंड Q2 आर प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक, तो हम Q1 की जगह रिप्लेस कर देंगे T1, Q2 की जगह T2। तो ये जो एफिशिएंसी है जी ईटा, ये हमारे पास आ जाएगी T1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, अब T1 को T1 से डिवाइड करें तो 1 आएगा माइनस T2 ओवर T1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 ओवर T1। तो ये एफिशिएंसी परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द एफिशिएंसी इज़ यूजुअली टेकन इन परसेंटेज, एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में लिखते हैं। सो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो जो आपके पास एफिशिएंसी आ गई बेटा वो कितनी आ गई जी, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये परसेंटेज में है। अब हम जितने भी रियल इंजन है, रियल इंजन की जो एफिशिएंसी है ना बेटा, वो 1 से हमेशा क्या होती है, कम, क्योंकि रियल इंजन में पावर लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। ये भी बात मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इस पिक्चर को देखें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये वाटरफॉल दिखाया गया है। वाटरफॉल एनालॉगी है कि वाटरफॉल एनालॉगी फॉर हीट इंजन। अब देखें, ये STR है, एक तरह का हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और यहाँ पर ये वर्किंग सब्सटेंस आपका ये व्हील है जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये आगे जुड़ा हुआ है टर्बाइंस ऑफ जनरेटर के साथ जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देनी है। अब वाटरफॉल कर रहा है STR से LTR, ये नीचे सिंक है जिसे हम लो टेम्परेचर रेजरवायर समझ लें। तो ये गिर रहा है तो ये घूम रहा है, तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो हीट इंजन क्या करता है कि STR से हीट ली और कुछ जो है वो वर्क किया, जो रिमेनिंग हीट थी वो रिजेक्टर LTR की तरफ भेज दी। Thus the efficiency of Carnot engine depends on the temperature of hot and cold reservoir। अच्छा, अब कहता है जी जो एफिशिएंसी है ना कार्नट इंजन की, यहाँ से देख लें कि T1 STR का टेम्परेचर है, T2 LTR का टेम्परेचर है, तो कहता है इस पर डिपेंड करती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये पेपर में MCQs आता है, मार्क कर लें कि एफिशिएंसी जो है वो वर्किंग ऑफ नेचर सब्सटेंस, यानी कि वर्किंग ऑफ जो वर्किंग सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइडियल गैस थी, या कुछ इंजन में पेट्रोल होगा, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में मोबाइल वगैरह होगा। ठीक है, तो ये इसका इंडिपेंडेंट है। सही, ये सिर्फ किस पे बेस करता है, STR के टेम्परेचर पर, LTR के। द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू रेजरवायर द ग्रेटर इज़ द एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बेटा एफिशिएंसी अच्छी होगी। बट इट कैन नेवर बी 1 और 100%। एफिशिएंसी कार्नट इंजन की कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, मैक्सिमम होगी लेकिन 100% नहीं होगी, अनलेस कोल्ड रेजरवायर इज़ एट एब्सोल्यूट ज़ीरो।
अच्छा, अगर कोल्ड रेजरवायर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, मतलब LTR T2 टेम्परेचर 0 केल्विन हो, तो ये फैक्टर अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये फैक्टर T2/T1 0 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, हमने तो पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि HTR से सारा के सारा हीट ले और वर्किंग सब्सटेंस उसे वर्क में कन्वर्ट कर दे और LTR हो ही ना, कोई हीट रिजेक्ट ही ना करे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो इसकी मुखालफत करती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट कहती है ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती, हमेशा 1 से कम होगी, लेकिन जो रियल इंजन है उनसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सच रेजरवायर आर नॉट अवेलेबल, हेंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है जी, तो कहता है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो इसकी एफिशिएंसी 1 से क्या होगी बेटा, कम। Nevertheless, the Carnot cycle establish an upper limit on the efficiency of all heat engine। कहता है लेकिन जो कार्नट साइकिल है, जो कार्नट इंजन है, इनकी एफिशिएंसी बाकी इंजन से क्या है, ज़्यादा। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल, जितने भी प्रैक्टिकल हीट इंजन है वो परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होते। एंड आल्सो एनर्जी डेसिपेशन इज़ इन्वर्टिबल, यानी कि मैंने कहा ना फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, पावर लॉसेज होते हैं, तो एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। दिस फैक्ट इज स्टेटेड इन कार्नट थ्योरम। ले जी, कार्नट थ्योरम की 2 स्टेटमेंट हैं जो आ रही हैं, दोनों आप याद कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जिसमें से पहले वाली मैं कहूँगा लाजमी याद कीजिएगा। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। अच्छा जी, एक ना हीट इंजन है, उसका फॉर एग्जांपल HTR का टेम्परेचर है 100 केल्विन, LTR का टेम्परेचर है 50 केल्विन। एक कार्नट इंजन है, उसका भी टेम्परेचर HTR का कितना है 100 केल्विन, LTR का 50 केल्विन। लेकिन बेटा जो कार्नट इंजन है ना, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी जो रियल इंजन है बनिस्बत उसके। स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है, कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। ठीक है, तो रियल इंजन और कार्नट इंजन अगर सेम टेम्परेचर्स पे वर्क कर रहे हैं तो कार्नट इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है द कार्नट theorem can be extended to state that all Carnot engine operating between the same 2 temperature have the same efficiency irrespective of the nature of working substance। अब बेटा 3 कार्नट इंजन है, एक में वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, एक में पेट्रोल है, एक में डीजल इंजन है। कहता है तीनों कार्नट इंजन की एफिशिएंसी बराबर होगी अगर उनके टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस पे कार्नट इंजन बेस नहीं करता, टेम्परेचर डिफरेंस पे करता है। हाँ, अगर कोई ऐसा कार्नट इंजन हो जिसका टेम्परेचर डिफरेंस इन तीनों से क्या हो, ज़्यादा, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर तीनों जो इंजन हैं वो सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी सेम होगी बेटा। ठीक है, इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस द कोल्ड रेजरवायर इज़ नियर रूम टेम्परेचर। अच्छा, ज़्यादा प्रैक्टिकल केसेस में जो हमारे पास हैं हीट इंजन से रिलेटेड, उसमें जो LTR है बेटा वो रूम टेम्परेचर पर होती है। सो द एफिशिएंसी कैन ओनली बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर। तो कहता है कि नॉर्मली जो T2 है ये तो फिक्स हो गया अब हमारे पास, ठीक है, LTR का रूम टेम्परेचर। तो कहता है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का एक तरीका है कि T1 की वैल्यू बढ़ा दें। भाई देखिए, T1 बढ़ेगा ना तो ये T2/T1 वाला फैक्टर लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव का मतलब है, T1 बढ़ने का मतलब है कि नीचे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वैल्यू छोटी आएगी, तो माइनस में छोटी वैल्यू आएगी, तो 1 में से जब माइनस वाली छोटी वैल्यू माइनस होगी 1 में से तो बड़ा आंसर आएगा, तो एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है, तो कहता है कि T1 बढ़ा दें तो भी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। ऑल रेयर हीट इंजन्स आर लेस एफिशिएंट देन कार्नट इंजन। ये बात मैंने शुरू में की कि जितने भी रियल हीट इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी कम है कार्नट इंजन से ड्यू टू फ्रिक्शनल एंड अदर हीट लॉसेस। उनमें फ्रिक्शन और हीट लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी डेसिपेशन होती है, पावर डेसिपेशन होती है। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। खुदा हाफिज़।